वो 9 माह। सुबह घर को व्यवस्थित करते करते मैंने अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल फोन निकाला, जो कल रात से ही बैग में पड़ा था। कल रात से ही क्यों, यूं कहिए कल दोपहर से, जब मैं मॉल के लिए घर से निकली तब से। छोटे भाई का विवाह है, कुछ खास खरीदारी करनी थी, इसीलिए कल दिन का खाना खाकर मॉल के लिए रवाना हो गई। वहां सभी स्टोर्स में घूमते घुमाते सांझ ढल गई। मैं थक कर रात का खाना बाहर ही खाकर घर आकर सो गई। सुबह जब मोबाइल फोन देखा, उसमें मेरी सहेली के पति का मैसेज था। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकती हैं? मेरी पत्नी अस्पताल में है और मुझे अस्पताल का बिल चुकाना है। जैसे ही यह मैसेज मैंने देखा, मुझे मन में बड़ी आत्मग्लानि सी हुई। ओह, मेरी सहेली को रुपयों की आवश्यकता है और मैं अब मैसेज देख रही हूं। मैंने झट से अपने पति को ऑफिस में फोन किया। सुनो, मेरी सहेली को मदद चाहिए, इसके पति ने फोन में मैसेज किया है। क्या करूं? कौन सहेली? मेरे पति ने रूखे से स्वर में पूछा। वही जो अभी कुछ माह पहले हमारे नीचे के 9वें फ्लोर में रहने आए हैं। वो हमारे बेटे के दोस्त रोहन की माँ? पतिदेव ने पूछा। हाँ वही, उसका 9वां महीना चल रहा था ना, शायद अब अस्पताल में एडमिट है। अचानक से रुपयों की जरूरत आन पड़ी होगी, तभी उसके पति ने मैसेज किया। उसके पति से तुम्हारी बातचीत होती है? मेरे पति ने प्रश्नात्मक लहजे में पूछा। नहीं, कभी नहीं हुई। शायद बहुत रिजर्व टाइप के हैं। मैं जब भी उनके घर में गई, दूसरे कमरे में ही बैठे रहते हैं, कभी आमना सामना नहीं हुआ। पर ऐसी ही कोई मजबूरी होती तो वह मुझसे बात करता, जैसे तुम उनकी पड़ोसिन हो। मैं भी तो उनका पड़ोसी हूं। मुझे अपने पति नीलेश की रूखी बातें सुनकर उन पर बहुत गुस्सा आया। कैसे वो तुम नीलेश? तुम शायद उनकी मदद करना ही नहीं चाहते, कहकर मैंने फोन काट दिया। मन आत्मग्लानि से भर गया था। सोच में पड़ गई, ऐसे समय में भी कोई मदद ना करे तो कितना बुरा लगेगा मेरी सहेली ईशा को। पर मैं मजबूर बेचारी कहाँ से 1 लाख रुपए लाती, सो मन मसोस कर रह गई। 4 दिन पिछले 9 माह को सोचते हुए काटे। मम्मा, ये है मेरा दोस्त रोहन, मेरे बेटे ने अपने दोस्त से परिचय करवाते हुए कहा था। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और रोहन व उसका परिवार हमारे अपार्टमेंट में किराए पर रहने आए थे। रोहन की माँ को कभी उसके साथ ना देखा तो पूछ लिया, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आती? आंटी, मेरी माँ को डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, इसलिए सारे दिन घर में सोई रहती है। मेरे घर में छोटा भाई आने वाला है। ओह, मतलब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है? रोहन मेरी बात सुन सिर्फ मुस्करा दिया। अब अक्सर वह मेरे बेटे के साथ ही खेलता। वैसे भी पूरे अपार्टमेंट में ये दोनों ही इस स्कूल में पढ़ते थे, बाकी सब बच्चे दूसरे स्कूलों में थे। वर्षा ऋतु अपने जोरों पर थी और मुंबई की बरसात जब शुरू हो तो थमने का नाम नहीं लेती। अब बच्चे खेले तो आखिर कहाँ, सो मैं रोहन को अपने घर में बुला लेती। दोनों बच्चे आपस में खेलकर बहुत खुश होते। अब ये दोस्त कम भाई ज्यादा लगने लगे थे। कभी कभार मेरा बेटा भी रोहन के घर जाता। अक्सर छुट्टी के दिन तो वह उसके ही घर होता। तभी रोहन का जन्मदिन आया। अपार्टमेंट के कुछ बच्चों को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया, लेकिन रोहन की माँ ने मेरे बेटे के साथ मुझे भी आने को जोर दिया। मैंने भी सहर्ष निमंत्रण स्वीकार लिया और उसके जन्मदिन पर उपहार लेकर पहुंच गई। सभी मेहमानों से मैं अनजान थी। अधिकतर लोग उनके रिश्तेदार व पुराने मित्र थे। अपार्टमेंट के लोगों में से सिर्फ मैं और रोहन के कुछ मित्र थे। तभी रोहन की माँ बोली, आओ, आपको मैं अपनी सास से मिलवाती हूँ। सास का नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने कदपके काले सफेद बालों वाली वृद्धा की तस्वीर उभर आई। लेकिन जैसे ही उसकी सास दिखी, जैसे मेरी आंखें कुछ गलत देख रही है या कान गलत सुन रहे हों, ऐसा एहसास हुआ। मैंने फिर से रोहन की माँ से पूछा, क्या परिचय करवाया तुमने इनका? वो बोली, मेरी सास है ये, रोहन की दादी। क्या? मेरे मुंह से निकला तो वह खुद भी हंसने लगी। खैर, उस समय तो मुझे अपने मन में आए सवालों को जबान पर लाना उचित ना लगा, किंतु अगले ही दिन जब मैं अपने बेटे को लेने उनके घर गई तो बात ही बात में मैंने जबान पर अटका सवाल आगे बढ़ा दिया। तुम्हारी सास ऐसी मॉडर्न, सुंदर, वेस्टर्न कपड़े, ब्लॉन्ड हेयर, हाई हील, और तुम ऐसी देसी, तुम्हारी सास ने तुम्हें पसंद कैसे किया? वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली,
बेटा को पसंद आ गए हम। ओह, तो तुम्हारी लव मैरिज है? वह फिर जोर जोर से हंसने लगी और ठहाका लगाकर बोली, शादी के लिए हमारा देखना दिखाना एक होटल में हुआ था। मेरी सास को देखकर मेरा भाई बोला कि दीदी चलो, किसी हाल में ये रिश्ता नहीं होगा। किंतु मेरे पति ने मुझे देखकर हामी भर दी, तो ये रिश्ता हो गया। मैं भी मुस्कुराकर उसकी पूरी बात सुन अपने बेटे को लेकर वहां से आ गई। एक दिन रोहन की माँ का फोन आया। क्या करूं, काम वाली पिछले 2 दिन से नहीं आ रही। अपार्टमेंट में और किसी को तो जानती नहीं, सो सोचा आपसे बात करूं। ओह, आपने फोन पर बात की उससे? मैंने पूछा। फोन तो उठा ही नहीं रही, ना कोई खबर ना ठिकाना। बेड रेस्ट है तो कुछ कर भी नहीं सकती। पिछले 2 दिन के जूखे बर्तन रखे हैं और घर भी खूब गंदा है। अच्छा, तुम चिंता ना करो, मैं अपनी काम वाली को भेज देती हूं। मैंने अपनी काम वाली से कहा कि तुम थोड़ा समय निकालकर कुछ दिन रोहन के घर काम कर लो। उसने मेरी बात मान सहर्ष वहां काम की। बेटे की आवाज सुनाई दी। मैं घबराहट में बोली, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? तुम कहाँ पर हो? किसके फोन से कॉल किया? एक ही साथ मैंने उससे ना जाने कितने सवाल कर डाले। वह बोला, माँ, ये रोहन के पापा का फोन है, बारिश थम गई है, क्या मैं अपार्टमेंट के लॉन में खेलने जाऊं? रोहन के पापा ने कहा पहले तुम अपनी माँ से पूछो, इसीलिए फोन किया। कितने समझदार और जिम्मेदार लोग हैं, मैंने मन ही मन सोचा और मुस्कुराकर अपने बेटे को लॉन में खेलने के लिए हामी भर दी। थोड़ी ही देर में अपना बाहर का काम निपटाकर मैं अपने अपार्टमेंट में आई। रोहन और मेरा बेटा लॉन में नहीं थे और झमाझम शुरू हो चुकी थी। मैं सीधे रोहन के घर गई। मेरे बेटे ने रोहन की शर्ट पहनी हुई थी। रोहन की माँ मुझे देखते ही बोली, दोनों बारिश में भीग गए थे, तो मेरे पति ने आपके बेटे को रोहन के कपड़े पहनने को दे दिए। आप नहीं मानोगी, लेकिन मेरे पति आपके बेटे को उतना ही प्यार करते हैं जितना रोहन को। उन्होंने स्वयं तौलिया लेकर आपके बेटे के बाल व पूरा शरीर पहुंचा। मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई और मन में भरोसे के भाव उमड़ पड़े। चलो, इतने बड़े अपार्टमेंट में एक घर तो ऐसा है जहां कभी मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ सकती हूं। यही सोचते सोचते मैं अपने बेटे को लेकर लिफ्ट में आ गई। धीरे धीरे रोहन की माँ के 9 माह बीत गए। इन 9 माह में मैं अक्सर रोहन की माँ से मिलने उसके घर जाया करती और हमारे मन की बातों का आदान प्रदान हो जाता। उसके पति अक्सर घर पर होते, सो एक दिन मैंने पूछा, तुम्हारे पति आज ऑफिस नहीं गए? आजकल घर से ही काम करते हैं। मुझे बेड रेस्ट है ना, इसलिए। वैसे भी हमारा फैमिली बिजनेस है जो रोहन की दादी संभाल लेती है। एक दिन रोहन हमारे घर आया। ना जाने क्यों बहुत दिनों से एक विचार मन में उछाले मार रहा था, सो ना चाहते हुए भी पूछ लिया, रोहन, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? आंटी, दादी होटल में रहती हैं संजय अंकल के साथ, उसने खेलते हुए कहा। संजय अंकल? मैंने फिर पूछा, लेकिन दोनों बच्चे खेलने में व्यस्त थे, सो रोहन ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी काम में व्यस्त हो गई और वह बात भूल भी गई। बस इसी तरह मिलते जुलते रोहन की माँ के 9 माह पूरे होने जा रहे थे। एक दिन मेरा बेटा रोहन के घर से आया और बोला, माँ, शायद रोहन के घर में बेबी आने वाला है। मैंने पूछा, तुम्हें किसने कहा? माँ, उनके घर में एक किताब है जिसमें एक औरत का बहुत बड़ा पेट दिखाया है और इसके अगले पृष्ठ पर एक बच्चा उस औरत के हाथ में दिखाया है। उसमें अंग्रेजी में ये भी लिखा है कि 9 महीने पूरे होने पर बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है। रोहन की माँ का पेट भी उतना ही बड़ा है, मतलब बेबी आएगा अब। उसकी मासूम सूरत पर जानकारी व उत्सुकता के भाव देखकर मेरा मन आश्चर्य से खिल उठा। अच्छा ठीक है, अब तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। जब रोहन के घर बेबी आएगा हम उसे देखने जाएंगे। और आज जब उसके पति का मैसेज देखकर अपने पति से जो बात हुई, उस कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं रोहन की माँ से। उसके बच्चे के लिए मुंह दिखाई का कुछ उपहार तो लेकर जाना ही होगा। क्या सोचेगी वह मेरे बारे में? दोनों बच्चों को भाई कहने वाली मैं बुरा वक्त पड़ा तो चुप्पी लगाकर बैठ गई। खैर, 5 दिन बीते। हर फोन कॉल पर मेरी धड़कन बढ़ जाती। ऐसा लगता जैसे अस्पताल से छुट्टी के समय जब उन्हें रुपयों की आवश्यकता होगी तो शायद सहेली का फोन जरूर आएगा। लेकिन अगले ही दिन उसके बच्चे का इंटरकॉम आया और बोला, आंटी, मेरे घर में भाई आया है छोटा सा। मैंने उसे बधाई देते हुए कहा, हाँ, आती हूं मैं तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे घर लेकर तुम्हारा भाई देखने। शाम को मैं हिम्मत जुटाकर अपने बेटे को लेकर उनके घर गई। उसके घर की घंटी बजाते हुए लगा कि यदि उसके पति ने दरवाजा खोला तो कैसे उनका सामना करोगी।
क्या बहाना बनाऊंगी मदद ना करने का। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उसके पति ने दरवाजा खोला, किंतु बिना कुछ कहे अंदर चले गए। अब मैं अपनी सहेली के पलंग के पास रखे छोटे स्टूल पर बैठी थी। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में खेलने लगे थे। बात ही बात में मैंने अस्पताल का नाम पूछा। नाम सुना तो पाया वह तो काफी महंगा अस्पताल था। करीब 1 घंटा वहां बैठी, हर एक पल भारी लग रहा था। और जब मेरी सहेली कुछ बोलने को मुंह खोलती, लगता अब वह रुपयों के बारे में बात करेगी। किंतु ऐसा कुछ ना हुआ। मैं 1 घंटे बाद अपने घर आ गई। करीब 1 महीने तक यही विचार मन में आता रहा, कभी तो वह उन रुपयों का जिक्र करेगी या अपनी तरफ से कुछ बात बनाकर कहेगी, किंतु ऐसा कुछ ना हुआ। लेकिन हाँ, मेरे पति ने एक दिन अचानक से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी उस सहेली का? बेटा हुआ, मैंने तल्खी से जवाब दिया। जब मदद ही नहीं करनी थी तो फिर इतना मतलब भी क्यों रखना? मैडम जी, आप बहुत भोली है। यदि उसके पति को रुपयों की जरूरत थी तो उसने अपनी पत्नी से जिक्र तो किया होगा, और यदि जिक्र किया होता तो वह तुमसे इस बारे में जरूर बात करती। 1 महीने से ऊपर हुआ और अब तक कोई जिक्र ही नहीं। मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते हैं। सोचो, रोहन की दादी का संजय अंकल के साथ रहना, 50 वर्ष की महिला के रहन सहन और बेटे बहू के रहन सहन का फर्क, तुम्हारी सहेली के पति का हर वक्त घर में रहना। जब तुम उनके घर जाओ तो सहेली द्वारा अपने पति से परिचय ना करवाना और पति का भी तुमसे कोई बात ना करना। लेकिन जब रुपयों की जरूरत आन पड़ी तो तुम्हें मैसेज करना, जबकि ऐसी जरूरत हो तो फोन तुम्हारी सहेली का आना चाहिए था या उसके पति मुझसे बात करते। कैसे कोई पुरुष एक महिला से 1 लाख रुपए मांग सकता है, जबकि उस महिला से उसकी कभी बात ही ना हुई हो। मैं नीलेश की बातें सुन सत्ते में आ गई थी। अगले दिन मैं पार्क में अपने बेटे को लेकर गई। वहां कुछ महिलाएं भी बैठी थीं, जिनके बच्चे वही खेल रहे थे। मैं भी आज उनके पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। मेरा मन बहुत भारी था। ना जाने कितने सवाल मन में ज्वार भाटा उठाए हुए थे। मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने साथ हुआ वाकया उन्हें बताया। मेरा मुंह खोलना था कि एक महिला बोल पड़ी, तुम्हें अब समझ आया? जब वे लोग वहां पर नए रहने आए थे, हमें तो तभी उन पर शक हो गया था। कैसा शक? मैंने पूछा। 9वें फ्लोर वाला बंदा अपने बच्चे को लेकर यहां पार्क में आया करता था। कुछ ही दिनों में बच्चों से हिल मिल गया। बच्चों को स्लाइड पर चढ़ाने में मदद करता। और एक दिन क्या, मैं आगे सुनने को बेताब हो उठी। एक दिन वो, कसम खाओ किसी को कहोगी नहीं, वरना फालतू में मेरा नाम आ जाएगा। तुम पहले बताओ तो सही, एक दिन क्या? मैंने घबराते हुए पूछा। पहले यहाँ एक लेडी थी ना, जिसका पति मर्चेंट नेवी में था। एक दिन वो अपने बेटे को पार्क में छोड़कर पार्लर चली गई। 9वें फ्लोर वाला बंदा उस समय पार्क में था। उसने बच्चे को अपने मोबाइल में नया गेम दिखाया तो बच्चा उससे दोस्ती कर बैठा। 2-3 दिनों में उसने बच्चे से दोस्ती बढ़ाकर एक दिन मोबाइल में उसे पोर्न वीडियो दिखाया। उसका बच्चा उस समय तो कुछ समझ ना पाया, किंतु उसके बाद उसने अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ ने हम सबको बताया। इसीलिए हम अपने बच्चों को उसके बच्चे के साथ खेलने नहीं देते थे। जैसे ही वह यहाँ आता, हम एक एक कर यहाँ से खिसक लेते। उफ, मेरे मुंह से निकला, तो क्या उसने मेरे बच्चे के कपड़े इसीलिए बदले थे? मेरे अंदर बिजली सी कौंध गई थी। तभी दूसरी बोली, उस बच्चे की दादी देखी है तुमने? कितनी मॉड है। देखो, कुछ गड़बड़ है उनके परिवार में। मैं घर आई और अपने पति को सब कुछ बताया। मेरे पति का तो जैसे खून ही खौल गया। मैंने अपने बेटे को खूब खंगाल कर पूछा, उस दिन अंकल ने तुम्हारे कपड़े बदले, कहीं तुम्हें इधर उधर छुआ तो नहीं? लेकिन बात पुरानी हो चुकी थी। बेटे ने उसे याद करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे पति से रहा ना गया तो सोसाइटी के वेलफेयर ऑफिस में गए और पूरा वाकया बताकर 9वें फ्लोर से उनका घर खाली करवाने की गुजारिश की। ऑफिस वालों ने उसके मकान मालिक को फोन किया, जो कि सिंगापुर में रहता था। उसने उन्हें 1 महीने में मकान खाली करने का नोटिस दिया। लेकिन अगले ही हफ्ते अपार्टमेंट में पुलिस आई। मैं उस समय बाहर से आई थी और लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी। पुलिस मेरे से पहले लिफ्ट में गई और 9वें फ्लोर पर जाकर रुकी।
मेरी धड़कन बढ़ गई थी और मन में उथल पुथल मच चुकी थी कि जरूर कुछ दाल में काला है। मैं घर आई और वॉचमैन को इंटरकॉम कर पूछा, ये पुलिस क्यों आई है नवे फ्लोर पर? मैडम, नवे फ्लोर पर साहब है ना, उनकी माँ के बारे में कुछ पूछताछ कर रही थी पुलिस। हमें तो कुछ खास पता नहीं, फिर वे सोसाइटी ऑफिस भी गए। मैंने इंटरकॉम रख दिया और अपनी सहेलियों को इस बारे में खबर की। सब महिलाएं अपार्टमेंट में नीचे जमा हो गई थी। थोड़ी ही देर में पुलिस रोहन की दादी को लेकर आई और रोहन के पिता भी साथ में थे। वे तो चले गए, पर अगले दिन खबर अखबारों में थी और मेरे पति ने चाय की चुस्कियां लेते हुए सारी खबर पढ़ कर सुनाई। रोहन के पिता पहले भी दूसरे अपार्टमेंट में लोगों से रुपए उधार लेकर चंपत हो गए थे। अब मुझे मेरे पति की बातों में काफी सच्चाई नजर आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे बेटे का रोहन के पिता के फोन से कॉल आना। कहीं वह मेरा नंबर लेने की तरकीब तो नहीं थी? उफ, कैसा फरेब! मैं अपने पति की समझदारी पर नाज और अपने आप को बाल बाल बचा महसूस कर रही थी।